प्लेस पिन ट्राई क्लासेस। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। नहीं तो देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है। देखिए, अगर कोई तरह की परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2। क्या बोला? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2, फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दिखाना है हमको। तो पहली बात है कि कंसिस्टेंट के लिए और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस है उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। आप लोग थ्योरी का लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जा करके देख ले। नहीं तो चलिए वैसे मैं रिव्यू कर देता हूँ। देखिए पहले तो हम ये जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक, उसी तरह होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है 0। नहीं तो देखिए आप लोग समझिएगा, अगर a1 अपॉन a2, क्या बोले कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होते हैं इन टू वेरिएबल में जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहेंगे तो पर भी वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट होंगे। लेकिन एक ही कंडीशन है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। नहीं फिर से समझिएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस मींस इसके जो ग्राफ्स होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर किए थे। तो इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे किए थे, इसीलिए इसके कुछ न एक सॉल्यूशन थे, इसलिए क्या है ये कंसिस्टेंट है। नहीं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसके जो ग्राफ हुआ करते थे क्या होते थे, कोइंसिडेंट हुआ करते थे। नहीं तो कोइंसिडेंट हुआ करते, इसका मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसके भी जो है क्या होंगे, ये जो होंगे ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। उसके बाद a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसके जो ग्राफ हुआ करते थे कैसे होते थे, पैरेलल हुआ करते थे। तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है थर्ड का, जो पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। उसके बाद क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 7 है। यही क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, तो पहले तो हमको कि ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट दिखाने के लिए कह रहा है, तो पहले तो हम लोग ये करें कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकाल के देखें, तभी हम ये क्लियर कर सकते हैं कि वो इक्वल है या इक्वल नहीं है, क्या है नहीं है। नहीं तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जो है क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद हमको ये पता चलता है कि एक राइट साइड में क्या है, 0 है, राइट साइड में 0, बट यहाँ राइट साइड में तो 7 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए 3x प्लस 2y ये माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए a1 जो हो गया, पहले इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट a1, उसके बाद b1 क्या हो गया 2 हो गया, मतलब y का कोफिशिएंट है, और c1 क्या हो गया माइनस 7 हो गया। नहीं कांस्टेंट है। a2 क्या होता है, सेकंड इक्वेशन को देखेंगे। a2 देखिए सेकंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, तो वो क्या है 2 है, और b2 हो जाएगा -3 और c2 हो जाएगा -7। तो जब a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो क्या देख रहे हैं, 3 अपॉन 2 निकल गया। b1 अपॉन b2 निकाल रहे हैं तो क्या निकल गया 2। देखिए a1
का तो वैल्यू था ही ना, a1/a2 कहने, यहाँ समझिएगा थोड़ा, a1 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू 2 है, तो a1/a2 क्या निकला 3/2 निकला। b1 का वैल्यू देखिए 2 है, ये -3 इक्वल टू -2/3 नहीं। इसी तरह c1/c2 निकालते हैं तो c1 का वैल्यू -7 और c2 का वैल्यू -7, ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो सीधी सी बात हम देख रहे हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, बिकॉज क्योंकि a1/a2 का वैल्यू 3/2 है और b1/b2 का वैल्यू क्या है -2/3 है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होते हैं तो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं नहीं। और इसके ग्राफ होंगे, अगर ग्राफ की बात की जाती जिससे ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं ये जो हो जाएंगे कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गया नहीं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका खुद से आप लोग ट्राई करके देखिए क्या है, बना के देखिए। जिस तरह से मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह सेकंड भी होगा, आप खुद से ट्राई करके देखिए। नहीं मैं वैसे थर्ड बता देता हूं, देखिए थर्ड, देखिए थर्ड क्या है कि 3/2x है, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 है, कॉमा 9x - 10y इक्वल टू क्या है 9x - 10y इक्वल टू कितना है 14 है नहीं। देखिए अब देखिए, तो फिर से देखिए राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो राइट साइड में यहाँ पर 7 है तो 0 तो है नहीं, तो पहले हम राइट साइड में क्या करते हैं 0 कर देते हैं। तो राइट साइड में 0 करने का आसान मेथड यही है कि आप आरजीएस वाले टर्म को एलएचएस की तरफ ले आओ। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है 3/2 है x प्लस 5/3y, ये इक्वल टू 7 है तो ये आ जाएगा तो -7 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखिए 9x - 10y -14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए a1 का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया 3/2, b1 का वैल्यू क्या निकल गया 5/3 और c1 का वैल्यू क्या निकल गया -7 निकल गया नहीं। उसी तरह देखिए a2 का वैल्यू क्या निकल गया, a2 का वैल्यू निकल गया 9 और b2 का वैल्यू निकल गया -10 और c2 का वैल्यू निकल गया -14। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2, तो a1 का वैल्यू कितना है 3/2 है। अब देखिए 3/2 है और a2 देखिए समझिएगा a2 डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में है तो 2 है, यहाँ 9 भी है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं। a2 का वैल्यू 9 है इसीलिए 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, तो कहने का तो 1 कितना आएंगे 6 आ जाएंगे। उसी तरह देखिए b1/b2 निकालेंगे तो b1 का वैल्यू देखिए b1 का वैल्यू 5/3 देखिए यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना है -10 है तो 10 से, यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है 3 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -10 है तो यहाँ पे 2 देखिए तो कहने का तो -1/6 आएगा ये, ठीक है ना। ये -10 है समझिएगा इसको। तो आप क्या देख रहे हैं कि c1/c1 मतलब कि c2 भी निकाल सकते हो, c1/c2 इक्वल टू क्या है देखिए c1 का वैल्यू -7 है और c2 का वैल्यू कितना -14, 7 2 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं कि a1/a2 फिर से नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि देखिए a1/a2 का वैल्यू 1/6 है और b1/b2 का वैल्यू -1/6 है। देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो फिर से ये क्या हो जाएंगे कंसिस्टेंट हो जाएंगे। बात समझ में आ गया नहीं। तो एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर देता हूँ, मैं फिफ्थ डिस्कस कर देता हूँ नहीं। फिफ्थ आप मतलब कि खुद से ट्राई कीजिए, मैं फोर्थ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए फोर्थ क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए थर्ड का फोर्थ,
क्या है 5x है माइनस 3y इक्वल टू क्या है 11 है, ठीक है। उसके बाद है कि माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू 22 है। देखिएगा फिर से समझिए सॉल्यूशन। देखिए राइट साइड में क्या है, यहाँ पे 11 है। ये देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िए और ये चीज तो अच्छे से मेमोरी ही कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसका आरएचएस में यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। फिर देखिए माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0। नहीं, अब देखिए A1 देखिए अगर ये सब नहीं आ रहे हैं फाइंड आउट करना तो अच्छे से समझिए। देखिए A1 कहता है क्या कि पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, B1 क्या होता है पहले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है, C1 क्या है कांस्टेंट टर्म है। फिर A2 क्या होता है दूसरे इक्वेशंस का जो है x का कोफिशिएंट होता है, और B2 क्या होता है दूसरे इक्वेशन का y कोफिशिएंट होता है, C2 क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है। मैकेनिकल तो A1 का वैल्यू यहां से क्या निकल गया 5, B1 का वैल्यू क्या निकल गया -3 और C1 का वैल्यू -10। नहीं, फिर A2 का वैल्यू कितना निकल गया -10, B2 का वैल्यू निकल गया 6 और C2 का वैल्यू निकल गया -22। अब देखिए A1 अपॉन A2 निकालते हैं तो A1 का वैल्यू 5 है अपॉन -10 है, A2 का वैल्यू ये कैंसिल हो गया तो -1/2 निकल गया। फिर देखिए B1 अपॉन B2 निकालते हैं तो B1 का वैल्यू कितना है -3 है अपॉन B2 का वैल्यू कितना है 6 है, ये 1 ये 2 तो -1/2 निकल गया। फिर उसी तरह C1 अपॉन C2 का वैल्यू निकालते हैं, C1 का वैल्यू कितना है -10 है और ये C1 का वैल्यू -10 है क्या, हाँ सॉरी C1 का वैल्यू यहाँ मिस्टेक हो गया है, आप लोग सुधारिए। यहाँ -11 है, C1 का वैल्यू -11 है। नहीं देखिए C2 का वैल्यू -22 है, ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया। तो कहने का तो A1 अपॉन A, तो आप क्या देख रहे हो कि 1/2 आया तो सब का वैल्यू A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 सब का वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब सब इक्वल हो जाते हैं तो वो भी क्या होंगे कंसिस्टेंट होंगे। नहीं तो उम्मीद है कि आप लोग को जरूर समझ में आ गया। अगर देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, आप वो क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखिए, सेम ही तरह का क्वेश्चन है और जरूर बनेगा। अगर नहीं बनता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।